बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। मैं हज़ारों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। MBBS के बाद मैंने साइकेट्री के फील्ड में आ गया, फिर उसके बाद मैं सेक्स के फील्ड में भी एंटर हो गया। सेक्स के फील्ड में मैंने PhD की, फिर उसके बाद मैंने FPCSM जो कि फेलोशिप है यूरोपियंस की, वो मैंने एग्ज़ाम पास किया और अल्लाह का शुक्र है मैं उसमें वर्ल्ड में 10th मेरी पोजीशन थी। मैं क्लिनिकल काम भी करता हूँ और रिसर्च काम भी करता हूँ। तो रिसर्च क्लिनिकल में हम हर किस्म के पेशेंट्स को देखते हैं जो कि सेक्स के साथ रिलेटेड हों और साइकेट्री के साथ और एडिक्शन के साथ जो रिलेटेड हैं। और जो रिसर्च का काम है उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अभी तक 100 से ज़्यादा मेरी इंटरनेशनल प्रेजेंटेशंस हैं। सेक्सुअल हेल्थ जो है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सेक्सुअल हेल्थ ही वाइटल पावर है जो आपकी बॉडी को चलाती है। और ये वाइटल पावर है, इसकी जो माखज़ हैं वो आपकी बॉडी है और आपका ब्रेन है। तो आपकी बॉडी में आपका हर जो ऑर्गन है वो आपकी सेक्स में पार्टिसिपेट करता है। लोग आमतौर पे सेक्स जो है सिर्फ अज़ाए मखसूसा यानी कि नफ्स और वजाइना को ही समझते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं। इनको चलाने के पीछे पूरी बॉडी जो है इसका एक अमल दखल होता है। जैसे वेसल्स हैं, ये ब्लड लेके जाती हैं, नर्व्स हैं वो पैगामात लेके जाती हैं। इस तरह बॉडी का हर हिस्सा जो है हार्मोन्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। फिर इस तरह दिमाग है, दिमाग ही से तो ख्वाहिश पैदा होनी है, दिमाग ही से तो इंसान की पसंद नापसंद पैदा होनी है। हमारे पास सेक्सुअल हेल्थ का जो मेरा क्लिनिक है वो एक्चुअली इंटीग्रेटेड है साइकेट्री के साथ। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो दोनों किस्म के आते हैं। सेक्स में मेरे पास लोग इम्पोटेंस यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस आते हैं कि वो जिनकी इरेक्शन जो है वो कम होती है, जो पेनिट्रेशन नहीं कर पाते। फिर इस तरह प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी यानी कि 1 मिनट से पहले पहले जो डिस्चार्ज हो जाते हैं और उनका पार्टनर और वो खुद सेटिस्फाई नहीं होते। फिर इस तरह ख्वाहिश की कमी, लॉस ऑफ लिबिडो, उसके पेशेंट्स आते हैं। फिर इसके अलावा इनफर्टिलिटी और उसमें ख़ास तौर पे स्पर्म्स जो हैं उनका नंबर बहुत ड्रॉप हो जाता है, या स्पर्म जो होते हैं वो उनमें मूवमेंट नहीं होती, यानी कि वो मूव नहीं कर रहे होते, एक्टिव नहीं होते। उनकी वजह से लोगों में इनफर्टिलिटी का मसला पैदा हो जाता है। वो लोग मेरे पास आते हैं। फिर इसके अलावा जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन का मरीज़ है वो भी आ रहा है, एंजाइटी का भी आ रहा है, घबराहट का, खौफ का, वहम का। इसी तरह से मेरे पास पैनिक अटैक्स के लोग भी आ रहे होते हैं। तो साइकेट्री के और इनके कंबाइन, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें साइकेट्रिक इशू भी चल रहा होता है, जैसे वो डिप्रेशन में भी होते हैं और साथ साथ उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी चल रहा है। और ये खासे कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं जिनको डील करना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने उनकी दोनों चीज़ों को ठीक करना है, उनकी बॉडी को भी ठीक करना है, सेक्सुअल पावर को भी ठीक करना है, मेंटल पावर को भी ठीक करना है। और ज़्यादातर 90% केस जो होते हैं ये कंबाइंड ही आते हैं। जी, मिथ हम इसे कहते हैं कि एक बात जो कि रियलिटी ना हो लेकिन लोग उसे रियलिटी समझ रहे हैं, उसे हम मिथ कहते हैं। तो वो चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्गली हमारे कल्चर में सही समझी जाती हैं जो कि ठीक नहीं हैं। मिसाल के तौर पे ये जो मैस्टरबेशन के मतलब कि हाँ जी मैस्टरबेशन से इंसान की हेल्थ ख़त्म हो जाती है, वो बच्चा जनने के काबिल नहीं रहता, उसकी नाड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। अब इसकी वजह से लोग इंतहाई गिल्ट का शिकार रहते हैं कि हम वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, हम अपनी कीमती जो सीमन है, मनी है, वो हम ज़ाया कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हम ख़त्म। ये एक मिथ है जो कि पाकिस्तानी में सेक्सुअल हेल्थ को बहुत कमज़ोर कर रही है। इसी तरह ही धांत है कि थोड़ा सा एक कतरा आ गया उनको सीमन का, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी ये बहुत बड़ी ताकत थी। लोगों का ये ख्याल है कि 100 कतरे पानी और 1 कतरा दूध, और 100 कतरे दूध का मतलब है 1 कतरा खून, और फिर कहते हैं 100 कतरे खून का मतलब है कि 1 कतरा सीमन। आप खुद ही इमेजिन करें कि जब बंदे की 2-3 मिलीलीटर सीमन निकल जाती है तो वो ज़हन में सोचता होगा एक पूरी बोतल मेरी खून की ज़ाया हो गई।
तो जब वो बार बार उसका होगा, तो जब वो खौफ ज़्यादा इतना होगा कि उसको कुछ भी नहीं होना होगा, तो लेकिन वो इसी खौफ से ही वो मर जाता है कि मेरी तो रोज़ की एक खून की बोतल जो है वो निकल जाती है। तो ये सीमन का जो एक कंसेप्ट बना हुआ है, ये एक मिथ है। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ जो एक इशू आता है वो जेंडर का आता है कि बच्चा कैसे पैदा होगा। लोगों का ख्याल है कि एक स्पर्म होता है और एक एग होता है, तो मान ली बात, लेकिन उनका ख्याल है दोनों में लड़ाई होती है। अगर स्पर्म जीत गया तो लड़का पैदा होगा, और अगर औरत तकड़ी है तो वो लड़की पैदा होगी। और जो लोग मैस्टरबेशन करते रहते हैं उनके स्पर्म्स वीक होते हैं, इसलिए उनके बच्चों लड़कियों में लड़कियां हो रही होती हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट, आपको पता है वो एक्स एंड वाई का चक्कर होता है कि एक्स स्पर्म जाएगा तो फीमेल पैदा होगी और वाई जाएगा तो मेल पैदा होगा। तो ये लोगों में एक बहुत बड़ी जहालत जो है वो पाई जाती है। डायग्नोसिस में आपको पता है, जैसे मेडिकल में सबसे पहले हम लेते हैं हिस्ट्री में हम पूछते हैं कि ये चीज़ कब हुई। जैसे हम मिसाल ले लेते हैं कि किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो हम पूछते हैं कि हाँ भाई तुम कब ठीक थे, फिर ऐसा कब एकदम हुआ या ऐसा हुआ, कितने परसेंट स्टैंड हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, किन हालात में खड़ा हो रहा है, किन हालात में खड़ा नहीं हो रहा, कोई बीमारी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि कुछ बीमारियां हैं जिस्म की, उसकी वजह से ये चीज़ पैदा होती है। स्मोकिंग का पूछ लिया या उनको पूछ लिया कि हाँ जी वर्जिश वगैरह करते हो कि नहीं करते। तो एक सीक्वेंस हम क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये मोटी मोटी रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से इस बंदे में नमर्दगी का मसला पैदा हो गया। फिर उसके बाद फिज़िकल चेकअप होता है, उसमें हमने सिंपली देखना है कि टेस्टिस पर अपनी जगह पे हैं, पीनस ठीक है, कोई टेढ़ा मेढ़ा बहुत तो नहीं हो गया हुआ। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। फिर उसके बाद बहुत अहम चीज़ आती है जिसे इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन। लेबॉर्ट्री में हम उसका खून का सैंपल भेजते हैं, सीमन का भेजते हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं, जैसे लिपिड का होता है या आपकी डायबिटीज़ के होते हैं। इस तरह फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल वाला चेक करते हैं, जिससे हमें आइडिया मिलता है कि हाँ भाई ये वजूहात हो सकती है जिसकी वजह से। जब हमारे पास तीनों की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आ जाती है तो हम उसकी मेडिसिन मुकम्मल कर देते हैं। वैसे तो हम मेडिसिन पहले विज़िट पे ही स्टार्ट कर देते हैं जब हमें हिस्ट्री से 70% आइडिया मिल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है, और फिर बाकी की मेडिसिन इन्वेस्टिगेशन आने के बाद हम शुरू कर देते हैं। चूँकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, हमने तो एलोपैथिक मेडिसिन ही इस्तेमाल करनी है। तो एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो सेक्स में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जो कि स्ट्रेट वे आपके सेक्स को इन्फ्लुएंस करें। जैसे आप जानते ही हैं मुख्तलिफ दवाइयों का नाम, वियाग्रा वगैरह और सियालिस वगैरह और दूसरी। तो लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं सेक्स को पूरी बॉडी का फंक्शन समझता हूँ। मेरे लिए डिप्रेशन की जो मेडिसिन हैं इनका तल्लुक भी सेक्स के साथ है, हार्ट की मेडिसिन भी सेक्स की मेडिसिन है, जिगर की मेडिसिन भी मेरे लिए सेक्स की मेडिसिन हैं, ठीक है, नर्व्स की मेडिसिन भी मेरे लिए सेक्स की मेडिसिन हैं। क्योंकि मैंने तो हर सिस्टम को ठीक करने के बाद अंदाज़ा लगाना है कि हाँ भाई कि अब इसकी सेक्सुअल पावर बेहतर हो। फिर इसके बाद हर्बल कैटेगरी आ जाती है। हर्बल कैटेगरी में पहले हम इसको बिल्कुल दफ़ा करते थे डॉक्टर, लेकिन अब चूँकि साइंटिफिक वर्क बहुत हो गया है हब्स पे, तो अब हमें हब्स का पता है कि वो कहाँ जा रही हैं, किस रिसेप्टर पे काम कर रही है, किसके साथ इंटरेक्शन कर रही हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि अब हमने हब्स से भी जहाँ हमें सेक्सुअल हेल्थ में कोई मिलता है सपोर्ट, जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक चीज़ होती है जो कि आपके वेसल्स वगैरह को, डैमेज वगैरह को रोक रही होती हैं। तो अब आपको मुख्तलिफ सब्जियों में, फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स का पता है। कुछ हर्ब्स हैं जैसे आंवला है, हड़ीड़ है या भेड़े हैं, इनमें हर्ब्स होती हैं। तो ये हर्ब्स में भी हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का पता है। तो हर्ब्स जो हैं इसमें मुख्तलिफ किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें पहले साइंटिफिक काम नहीं था, अब चूँकि हो गया है तो हम भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। तो हम दोनों किस्म की मेडिसिन जो है ना वो यूज़ करते हैं। लेकिन एक बड़ी अहम बात जो मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो हमारी मेडिसिन हैं वो सर्टिफाइड होती हैं
उनके ऊपर रिसर्चेज हुई होती हैं, उसको FDA ने अप्रूव किया होता है, जिसको 15-15 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको मार्केटिंग की परमिशन मिलती है। तो उनका कोई इफेक्ट जो है ना वो किडनीज़ पे या लिवर पे ऐसे नहीं आते। लेकिन हमारे यहाँ लोग ये ज़रूर पूछते हैं कि जनाब आपकी दवाइयाँ हमारे किडनी तो नहीं उड़ा देंगी, हमारे लिवर को तो नहीं उड़ा देंगी। तो हम उसको बड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं, हमारी मेडिसिन जो है ना वो अप्रूव्ड है। और ये सवाल मुझे तकरीबन 90% लोग करते हैं, और जो 10% नहीं करते वो रात 3 बजे उठ के मुझे करते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि मैं उनको कहता हूँ यार भाई प्लीज़ यार अब ये क्वेश्चन सुबह कर लेना। तो एनी हाउ मैं जब यहाँ क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि हमारी दवाइयों के कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं होते। चूँकि मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूँ और सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ, मेरे लिए ये दोनों फील्ड्स आपस में बड़े वेल इंटीग्रेटेड हैं। क्योंकि मेरे 90% पेशेंट जिनको सेक्सुअल मसला होता है उनको कोई ना कोई साइकियाट्रिक इश्यूज़ होते हैं। और साइकियाट्रिक पेशेंट्स को जब प्रोव करते हैं, उनसे पूछते हैं जनाब तुम्हारी सेक्स का क्या हालत है, वो कहता है जनाब हम तो अपनी रियज़ में फंसे हुए हैं, सेक्स का तो हमें नाम भी भूल गया, हमें तो इसके स्पेलिंग्स भी नहीं आते हैं। तो बात ये करना चाह रहा था कि दोनों में आपस में बड़ा क्लोज तल्लक है, और जब तक आपके दोनों एस्पेक्ट ट्रीट नहीं होंगे, आपका एक एस्पेक्ट भी ट्रीट नहीं होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे एक डिप्रेशन का पेशेंट है, अगर उसका डिप्रेशन तो है, उदास है, खुश नहीं है, रो रहा है, प्लेजर ख़त्म हो गई है, सेक्स भी ख़त्म हो गया है, तो आमतौर पर साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो उसके सिर्फ डिप्रेशन का इलाज करेंगे और कोई ऐसी दवाई देंगे जो कि उसका डिप्रेशन लिफ्ट कर देगी, मगर उसकी सेक्स को ठीक नहीं कर पाएगी। तो हम देखेंगे कि वो पेशेंट जो है कभी अभी सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहा होगा, लगेगा कि अभी भी वो कहेगा कि नहीं मेरी ज़िंदगी अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसका साइकियाट्रिस्ट जो है उसकी सेक्सुअल हेल्थ को एड्रेस नहीं कर पा रहा। तो हमारा चूँकि साइकियाट्रिस्ट सेक्सोलॉजी दोनों का तल्लक है, हम ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स और ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं कि जिससे ना सिर्फ उसका डिप्रेशन ठीक हो बल्कि उसका सेक्सुअल हेल्थ भी ठीक हो जाए। तो ये एक इंटरलेशन जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सेक्सुअल हेल्थ जो है इसके कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स हम यानी कि बना लेते हैं कि अगर ये हों तो आपकी सेक्सुअल हेल्थ बेहतर रहेगी। सबसे पहले आपका पीस ऑफ माइंड आपका ठीक है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ ठीक है। मतलब उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस वो नहीं होना चाहिए। आप पुरसुकून हो, ज़्यादा एम्बिशियस ना हो, बहुत ज़्यादा काम ना कर रहे हो, थकावट के मारे आपके रात को आएँ तो बस सोने की करें, सेक्स का नाम भी ना लें, तो सेक्स तो ठीक नहीं होगा। फिर कुछ आपकी बुरी आदत हैं, जैसे स्मोकिंग है। स्मोकिंग आपके सेक्स की हर चीज़ को ख़त्म कर देती है, यानी कि आपकी वेसल्स को डैमेज करेगी। वेसल डैमेज होगी तो आपका पीनस जो है वो भी वेसल्स का बना होता है, वो भी डैमेज हो जाता है। नतीजा निकलता है कि सेक्स जो है ख़त्म हो जाता है। फिर वर्जिश का ना करना, वर्जिश करना बहुत अहम है, क्योंकि वर्जिश जो है ये आपकी पूरे ऑर्गन्स को चला के रखती है, आपकी शुगर को, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक रखती है। तो जो बंदा मोटा हो गया तो समझ लेंगे वो बस जिस्म तो उसका मोटा हो गया, बाकी उसकी अब सब ख़त्म हो चुका हुआ है। तो मोटे आदमी को हम देख के समझ जाते हैं कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। फिर आपकी जो शुगर का कंट्रोल है ये बहुत आइडियल होना चाहिए। फिर आपका कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आपकी जो खुराक है, खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोटीन्स हों जो कि आपके अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करें और वो आपकी सेक्स में हेल्प करें। फिर आपके ओमेगा 3 में जैसे फ़िश है, आपके नट्स हैं, इसमें ओमेगा 3 बहुत होता है, तो वो आप सारे आपके पूरे होने चाहिए। अच्छी खुराक हो। आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स आपके अंदर बॉडी में बहुत जाने चाहिए, जैसे ग्रीन टी है, जैसे आंवला है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं, अनार है, ये रिच हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, तो वो आपके अंदर जाने चाहिए। फिर आपकी विटामिन जो हैं ये आपकी जो है वो पूरी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल एक ऐसा होना चाहिए कि आपको ये बीमारियां ना हों, तो नतीजा ये निकलेगा कि आपकी सेक्स भी ठीक। फिर आखिर में आपका पार्टनर का भी ध्यान रखो। ये ना कि सारा दिन उसे काम पे लगाए रखो, उसकी शक्ल बेशक्ल हो जाए तो क्या उसके साथ सेक्स होगा? नहीं होगा। और फिर जो पार्टनर्स हैं
उसका बड़ा मसला होता है। अगर आपके ताल्लुकात बाहर हैं तो वाइफ तो आपके लिए कुछ नहीं है। फिर पॉन्स, ये जो नंगी फिल्में हैं, नंगी फिल्मों में जो सेक्स का जो स्टैंडर्ड दिखाया जाता है वो बहुत हाई होता है। जब दिमाग हमारा उन स्टैंडर्ड को देखने का आदी हो जाता है तो उसको जो अपनी ख़तून है, अपनी वाइफ है, वो एक इंतहाई नकम्मी किस्म की ख़तून नज़र आती है उनके मुकाबले में जिसको को वो पॉर्न में देख रहा है।